जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है क्या वो सरकार में आ पाएगा, या भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में कुछ उलटफेर कर पाएगी। इसके अलावा पीडीपी क्या करेगी, जमात क्या करेगा, इसके अलावा इंजीनियर राशिद की पार्टी की किस क्या स्थिति रहेगी, इन सब पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात की शुरुआत करेंगे कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर रीजन में जो वहां पर कश्मीरी पंडितों का वोट है वो कितना प्रभावशाली है और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जम्मू में क्या असर डालेगा, इस पर बात करेंगे। और अरुण चौबे सर मेरे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर हैं। तो अरुण सर, सबसे पहले इसी बात की चर्चा करते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, उनका वोट है, वो कश्मीर रीजन पे तो ज्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन जम्मू की जो सीटें हैं वहां पर वो कितना प्रभावशाली होगा। देखिए, कश्मीर में भी कुछ जगह पे कोशिश हो रही है जी। आपको बता दूं कि पिछली बार जो है तकरीबन 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग लड़ रहे थे जी। लेकिन इस बार उन लोगों की संख्या बढ़ी हुई है और 12 असेंबली सीट पे कश्मीरी पंडित जो है चुनाव लड़ रहे हैं जी। उसमें एक खास सीट की चर्चा मैं करना चाहूँगा। एक खास सीट है जो कि हब्बा कदल है जी। वहाँ एक पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे। उन्होंने एक अपनी छोटी सी पार्टी बनाई है जिसका नाम है कि संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी। जी बिल्कुल। उसके जरिए वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो उनका मानना है कि हम लोग हिंदू मुसलमान करके जो है वहाँ पर कश्मीरियत को एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं। तो मिल के जो है जो कश्मीर के इशू है जो कि रिहैबिलिटेशन है और देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को लेकर जो नेग्लेक्ट है उसको, इन सब इशूज़ को हाईलाइट करते हुए लड़ा जाए। वो उस तरीके से अपने पुराने कनेक्शंस को लेकर, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 20,000 कश्मीरी पंडित्स हैं जी। तो वहाँ पर एक सीजेबल नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित्स का है, तो ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक सीट का रेफरेंस देना चाहूँगा जो कि बेरवाह और राजपुरा, ये 3 सीट हैं जहां पर कश्मीरी पंडित्स जो है एक यूं आप कहें कि इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं जम्मू रीजन में। बिल्कुल। और ये साउथ कश्मीर की राजपुरा सीट है और बेरवा जो है बदगांव में है। मतलब आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में अब तक बीजेपी ने जहां खाता नहीं खोल पाई बीजेपी, अब इन सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में खाता खोल सकती है। कुछ ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वहाँ कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर रीजन में, जहाँ की आपने 80 और 90 के दशक में जिस तरह से पलायन हुआ था, तो वो लोग वहाँ की राजनीति से बिल्कुल हट गए थे। लेकिन इस बार जो है, पिछली बार पिछले असेंबली में भी और इस बार जो है ज्यादा जोश के साथ में कुछ लोग इंडिपेंडेंट तरीके से, जैसे मैंने कहा कि रीजनल पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बीजेपी से अलग होकर भी लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साहब कश्मीर रीजन में जो है भले ही बीजेपी का खाता नहीं खुला हो, लेकिन एट द सेम टाइम कश्मीरी पंडित्स भी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने दमखम पे। रिकंसिलिएशन और रीसेटलमेंट का मामला इशू जो है वो साथ में रह के कैसे उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की बात करते हुए कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कहूँगा, जैसा अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर रीजन में बीजेपी की अभी तक एक भी सीट का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार जो लाल चौक है, लाल चौक डिलिमिटेशन जो परिसीमन या डिलिमिटेशन हुआ है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है वो कश्मीर रीजन की सबसे बड़ी सीट में से एक हो गई है। और वो एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस का भी हब है, बिजनेस का हब है। तो उस सीट पे, उस जगह पे अगर शांति बहाल हुई है तो उसी वजह से जो है शांति बहाली के बाद वहाँ बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज और बढ़ी हैं। इन सब चीज़ों का फायदा उठाने, इन सब चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से आगे करते हुए वहाँ बीजेपी ने जो अपने कैंडिडेट कहेंगे एजाज साहब है ना, एजाज हुसैन जी, जो उनको आगे किया है और डीडीसी के भी इलेक्शन में वो जीते हुए थे। तो इस वजह से वो कैंडिडेट वहाँ ट्रायंगुलर फाइट में बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहा है। लेकिन सर इस बीच जो वहाँ पे पीडीपी के जो कैंडिडेट हैं, कुछ मीर उनका नाम है, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट लगाने से या बाजार सजाने से कहीं पर भी विकास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, कश्मीर में पत्रकारों को बोलने की आज़ादी चाहिए, नेताओं को बोलने की आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी छीनी है। मतलब एक तरीके से वो 370 के बाद जो चीज़ें हुई है उस पर वापस घेरने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरा उनका बीजेपी के सामने बड़ा जो मुकाबला है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अगर हम श्रीनगर की बात करें तो पूरा श्रीनगर एक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, और खासतौर पर लाल चौक को तो उसका गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के सामने तो बड़ी समस्या है। नहीं, देखिए बीजेपी के सामने समस्या तो कश्मीर रीजन है ही है। समस्या इस तरीके से कि उनका खाता कभी नहीं खुला है। और जो ये जो पॉजिटिव शुरुआत हुई है कि साहब हम पीस एस्टेब्लिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन किया, अब वहाँ यूथ जो है पत्थरबाजी में नहीं लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो अगर टूरिज्म के नए एवेन्यूज दिख रहे हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। वो सिर्फ कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, क्योंकि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है, तो वहाँ दूसरे तरह के प्रोग्राम्स, उसका जो अगर वहाँ शांति रहेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर टूरिज्म का सबसे बड़ा जो सेक्टर है, एक ट्रेड सेक्टर जो है, उसी से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा। और दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश होने के लिए जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने चाहिए थे, जो त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव, जो पंचायती और जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव हुए बीजेपी ने करवाए, तो उसमें आप देखेंगे कि जिसकी बार बार बीजेपी चर्चा करती है कि 30,000 रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, तो उसमें बहुत सारे युवा लोग हैं जो पहली बार आए। तो ऐसा नहीं, इस डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट के बाद में जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोगों को मौका मिला अपनी बात कहने का, इलेक्शन लड़ने का। तो उसकी वजह से एक तरह से देखा जाए तो जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ, लोगों का फेथ डेमोक्रेटिक सिस्टम में आया है। हाँ, राहुल गांधी जो आपने देखा कि आज जो है श्रीनगर में थे, वहाँ की अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए सुरनकोट असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को क्रिटिसाइज किया और प्राइम मिनिस्टर पर स्पेशली हिट किया। आपने देखा होगा उन्होंने स्पेशली कहा कि हम लोगों ने एक तरह से उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी ने जो है जब शक्तिशाली तरीके से चुनाव लड़ा है, तो प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज हुआ करती थी लार्जर देन लाइफ थी, उसको कट टू साइज कर दिया। मतलब यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस या राहुल गांधी ने मान लिया है कि हमारे जो विरोधी हैं वो बीजेपी है, ना कि पीडीपी या अन्य दल हैं। एक तरीके से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी को अपना प्रतिद्वंदी मान रही है, क्या कहते हैं? हाँ, ये बात तो है ही है। और इसके साथ में एक ऑप्टिमिस्ट, ये जो ऑप्टिमिज्म है, इसके लिए कारण भी है। उन लोगों ने देखा जाए तो जम्मू रीजन की दोनों असेंबली लोकसभा सीट हारी, लेकिन उसके साथ वहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेटा है उसके अनुसार 19% वोट का गेन भी हुआ उनको। तो उस वजह से देखें तो जम्मू रीजन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर रीजन में ही उन्होंने अलायंस करके जो है एक स्टेप आगे बढ़ाया है। जम्मू रीजन में भी अगर आप उन लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज को ले तो 19% वोट बैंक बढ़ने का कांग्रेस के लिए मतलब होता है। इसका मतलब कश्मीर में जो है, जम्मू रीजन में जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई है, इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस दिखता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने पर हम लोग जो है काफ़ी सीट जीतेंगे और हो सकता है कि सरकार बनाने की स्थिति में हो। उसी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने आज कहा कि हम साहब जो है जो आपस में भाईचारे या वैमनस्यता की बात जो बीजेपी ने पैदा की है, उस खाई को हम लोग पाटेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का जो दम्भ था उसको हमने तोड़ा है। उनकी 56 इंच की जो छाती वाली बात हुआ करती थी उसको हमने कर दिया, जैसा कि उनका अपना अंदाज है राहुल गांधी का, इस तरह की बात कही है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि जो कश्मीर रीजन में जो इंजीनियर राशिद की पार्टी कितना प्रभावी होगी। आपको बता दूं कि तकरीबन 900 के ऊपर जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं चुनाव इस बार, उसमें 40% इंडिपेंडेंट्स हैं। अगर इंडिपेंडेंट्स अपने प्रभाव क्षेत्र में कुछ वोट काटते हैं तो वो चूंकि यहाँ पर जो नतीजे आने हैं बहुत कम वोटों के अंतर से आने हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इंडिपेंडेंट्स की जो जमात है वो कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसी वजह से वो लोग परेशान हैं। आज उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया कि साहब 14% पूरे देश में मुस्लिम लोग हैं, पॉपुलेशन है, और उसके बाद में बीजेपी एक मुस्लिम एमपी को पार्लियामेंट में नहीं भेज पाई है। तो इस तरीके से उन्होंने उस कंसोलिडेशन के लिए एक मैसेज देने की कोशिश की कि मुस्लिम वोट का डिवीजन ना हो, अदरवाइज बीजेपी इस डिवीजन ऑफ वोट्स का बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगी। जैसा पार्लियामेंट में हुआ उसी तरह से असेंबली में भी आप लोगों की संख्या घट जाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पर वोटर का जो मूड होता है वो कैंडिडेट को देखकर अमूमन हम देखते हैं स्थानीय मुद्दों पे बातचीत होती है, क्योंकि कश्मीर तो वैसे भी वहाँ पे स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी हैं। वहाँ पर कश्मीर के इतने सारे मसले हैं कि उन्हें देश के बारे में सोचने की उतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ के वोटरों को। लेकिन सर इस बीच हम लोग देखते हैं कि परिसीमन हुआ और जम्मू की सीटें बढ़ा दी गई, 43 सीटें जम्मू में हो गई। क्या जम्मू की सीटें बढ़ाना और कश्मीर की भी एक ही सीट बड़ी, जम्मू की ज़्यादा बड़ी, मतलब एक तरीके से बराबर का मुकाबला है 43 और 46 43? देखिए, जम्मू रीजन में एक बढ़ा और कश्मीर रीजन में 6 सीटें बढ़ गई हैं। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो 6 सीटें बढ़ी हैं वहाँ 47 सीट हो गई है। तो उसमें जो है बीजेपी के अगर कुछ कैंडिडेट प्रभावशाली होते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी 19 जगहों पे जो कैंडिडेट्स उतारे हैं उसमें अगर उनको 10 सीट जीत मिलती है, चाहे वहाँ से उस तरह का जो
इंडिपेंडेंस को अपनी तरफ ले आ पाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है जिस पे बीजेपी कंसंट्रेट कर रही है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राम माधव का एक स्टेटमेंट भी है कि साहब हम कश्मीर रीजन से जो है 10 कैंडिडेट जीतने की आशा कर रहे हैं, और उसी के अनुसार अगर डिवीजन ऑफ वोट्स होता है तो उनकी स्ट्रेटजी काम करती हुई दिख रही है। लेकिन जिस तरह से ये लोग, आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एफर्ट कर रही है और ये दिखाने की, रियलिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में अगर बदलाव लाना है तो हमको जिताना पड़ेगा। लेकिन उसके सबके सामने मैंने कहा कि जो साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर अगर डेवलपमेंट की तरफ देख रहा है या शांति की तरफ, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देख रहा है, उसके पहले जैसे मैंने कहा कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स 30,000 लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स अगर जीत के व्यवस्था में आ गए हैं तो उन लोगों का भी एक अपना असर दिखना चाहिए। प्लस जैसे कि आपने देखा कि 2 से 3% जो रिजर्वेशन दिया गया, जो हिल एरियाज में जो है गुज्जर, बकेरवाल, पहाड़िया जो ट्राइब्स हैं, इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये छोटे छोटे जो वोट बैंक है, हो सकता है ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सिनारियो काफी जो है, एक तरह से बीजेपी ने स्ट्रैटेजी तो बनाई है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होगी उसके लिए इलेक्शन बहुत क्रूशल है ये। बिल्कुल सर, आप देखते हैं खास तौर पर साउथ कश्मीर की सीटें हैं जहां पर जमात और इंजीनियर राशिद की पार्टी लड़ रही है, उस पर भी सबकी नजरें बनी होंगी। तो देखते हैं कि अब जो ये सीटें हैं यहाँ पर कितनी सीटें निर्दलीय जीतती हैं। उसमें 34 सीट पे जो राशिद इंजीनियर राशिद की जो पार्टी जो है AIP, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उसने जो 34 सीट पर लड़ा है, 34 सीट पे अगर आप देखते हैं, अगर वो 10 सीट पे अपना एज बना के रखते हैं तो बहुत बड़ी बात हुई। साथ में उन्होंने जमात के साथ कैंडिडेट्स और हैं, जो जमात इस्लामी जो है उसके साथ में जो उन्होंने अलायंस कर लिया है। तो ये सब ले दे के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है। आप यूँ कहें कि बीजेपी जीत ही जाएगी, ऐसा भी आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और चूंकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहे हैं तो ऐसे सिनारियो में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, जब कहते हैं ना कि जब वोटिंग ज़्यादा होती है कम होती है, तो इन दोनों मामलों में ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी पार्टी आगे है या कौन सी पार्टी पीछे है। क्योंकि कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इतनी कम, पहले चरण में देखा गया कि 60% के करीब मतदान हुआ, और ऐसा पहले जम्मू कश्मीर में नहीं देखा जाता था, खासतौर पर कश्मीर रीजन में। तो अब देखते हैं कि जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, तो वहाँ पर कौन सी पार्टी कितने पानी में रहती है, कौन सी पार्टी के सर पे जीत का सहरा जाता है, इसका इंतजार जरूर रहेगा। अब 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर में यानी 25 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, और हम कल आपको जम्मू कश्मीर के उन सीटों के बारे में बताएंगे जहाँ पर परसों को वोटिंग होगी, और उन सीटों के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे और बताएंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अगर आप वोटर हैं या जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो बताएं कि आपके इलाके में कौन सी पार्टी बढ़त में है। अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लगातार इंडिया.com को फॉलो ज़रूर करें। तमाम वीडियोज़ इंडिया.com जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कर रहा है। तमाम वीडियोज़ और लगातार पोल पंच के साथ जुड़े रहने के लिए, इंडिया.com के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।